हेल रोनी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं। जब आएंगे मैं सोनू के लिए हमेशा की तरह भेज दूंगी। और जब तक तेरे पास पैसा नहीं आएगा वो क्या करेगा? भूखा मरेगा? अगर तुम लोग का दिल चाहे कि अपने बड़े भाई से तुम्हें कुछ कहना है तो बोल दो। मुझे जीवन दान नहीं देना, जीवन बर्बाद करना, बस एक जीवन जिसने मेरी जिंदगी की खुशियों में आग लगाई है। जब तक वो जिंदा है ऋषभ को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे इतनी बेताबी नहीं है सूरज। शोहरत मेरी चाहत नहीं है और प्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। भैया, दीदी का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है। किसी के जाल में फंस के या किसी के दबाव में आकर मैं झुकने वाला नहीं हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। You're gonna need me pretty fast. हेलो। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी कोई खबर भी नहीं मिली, फोन भी नहीं आया। तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो बताना प्लीज, मैं तुम्हारे लिए हर हाल में मौजूद हूँ। जानती हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपना फैशन सैलून स्टार्ट करने के चक्कर में लगी हूँ और तुम जानते ही हो कि आजकल कोई नया काम स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है। मैं एक नई कंपनी बनाकर रुपया इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। आइडियाज तो बहुत है मेरे पास, लेकिन पूंजी नहीं है। अपना बिजनेस शुरू करने की जल्दबाजी में कहीं उल्टे सीधे साइन मत कर देना। जिसके साथ जो भी लिखत पढ़त करो बहुत सोच समझ कर करना। एक गलत सिग्नेचर से जिंदगी भर की मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जानती हूँ, मैंने अभी तक तो कहीं साइन नहीं किया है और तुम्हें सब कुछ दिखाए बिना करूंगी भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि केशव तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं साइन करते थे। क्या दोस्ती थी तुम दोनों की? हाँ, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने केशव को याद नहीं किया हो। उसकी हंसी की आवाज हर वक्त मेरे कानों में आज भी गूंजती रहती है। जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था उतना ही सादा इंसान था। याद है, बिना फोन किए मेरे यहाँ पहुंच जाता था और मांग करता था इडली डोसा की। अरे भाई, इडली डोसा कॉफी चाय थोड़ी है जो आपने मांगा और झट से तैयार हो गई। और अल्टीमेटली हम बहस करते करते किसी एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर ये बात खत्म हो जाती थी। हाँ, बहते हुए दरिया जैसी एनर्जी थी उसमें। यही अदा उसकी सबसे ज्यादा प्यारी थी। वो अचानक घर आएगा और कहेगा, जल्दी पैकिंग शुरू कर दो, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लंदन से कॉन्कॉर्ड के जरिए। और फ्लाइट के दौरान भी चैन से नहीं बैठता था। कुछ ना कुछ और होता था उसके पास मेरे लिए। कान की बूंदे, नेकलेस, ब्रेसलेट, और जो भी होता था वही उसी वक्त पहनने पर मजबूर कर देता था। हम दोनों बहुत खुशकिस्मत है कि केशव जैसे इंसान से जिंदगियां जुड़ी थी हमारी। मेरा तो 30 साल का साथ था और तुम्हें भी तो 10 साल का तो हो ही गया। अरे हाँ, याद आया, हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह भी तो आने वाली है। वो दिन जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल सकता। हाँ, मुझे भी याद है सुधाकर, कितना हसीन मौका था। आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद आएगा वो दिन। क्यों ना हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करें, पुरानी यादों को ताजा करें। बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करें, सिर्फ मैं, तुम और केशव की याद। ना मत करना स्वतंत्र, प्लीज स्वतंत्र। शायद ये दिन मेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा। मैं समझती हूँ सुधाकर, और मुझे भी तुम्हारे साथ एक शाम गुजारने में खुशी ही होगी। मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक मिनट स्वतंत्र, बंद मत करना। उस दिन तुम कोई लाल रंग का ड्रेस पहनना, जैसे हमारी पहली मुलाकात के वक्त पहनी हुई थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी तुम। वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल पाया स्वतंत्र, आज तक। प्लीज सुधाकर, मिलते हैं। ओके, बाय।
हाँ मॉम। हाय बेटा। कैसी हो माँ? तुम्हें तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो, तू कैसा है? बिल्कुल फिट। हाँ थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल। वो अगले हफ्ते फॉरेन कोलैबोरेटर्स आ रहे हैं तो उनके सारे इंतजाम में लगा हूँ। तू सुना, तूने मुझे क्यों बुलाया? एक मिनट, कहीं फिर से कोई नया शादी का प्रपोजल तो नहीं आया? मुझे मत बता माँ, मैं तंग आ गया हूँ ये बातें सुन सुन के, प्लीज। किसी ने डायरेक्टली इस विषय पर तुझसे बात की क्या? अरे माँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ने मुझसे कोई बात ही नहीं की है। हाँ वो पब्लिक की नानी कुछ कह रही थी। बेवकूफ औरत, एक पैर कब्र में है और कपड़े पैसे पहनती जैसे 16 साल की है, और मेकअप किसी फिल्म हीरोइन से कम नहीं। बेशर्म कहीं की। और उस बेवकूफ लड़की की शादी करवा रही मेरे इकलौते बेटे के साथ। क्या कहा तूने? डांटा ना उसे? डांटा? अरे माँ, मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, वो तो मेरी दादी जैसी है और उनकी बात का मैं बुराई नहीं लगाता, तो डांट कैसे सकता हूँ? वो औरत बिल्कुल पागल है, समझे? क्लब में आके देखना, अपने बेटे की उम्र के बच्चों के साथ नाचती है वो। एक दिन तो हफ्ते पहले टाइट जीन्स और टी शर्ट पहन के आई थी। ना उम्र का लिहाज है, ना शर्म और हया। पता नहीं ये औरतें सबके सामने अपना तमाशा क्यों बनाती हैं? क्या कहा तुमने माँ? ये औरतें सबके सामने अपना तमाशा कैसे बनाती हैं? हाँ। अगर तुम अपना तमाशा बनाने के खिलाफ हो गई हो तो मुझे उम्मीद है तुम शराब पीना छोड़ दोगी। शराब बीच में कहां से आ गई ऋषभ? मैंने लोगों के सामने अपना तमाशा कभी नहीं बनाया है। घर की चार दीवारी में कभी चलता है। अगर मैंने जिंदगी में कभी शराब बंद कर दी तो वो देवी जी की कृपा से होगी। इसी सिलसिले में मैंने तुझे आज बुलाया है। नहीं मम्मी, एक मिनट। ये देवी जी की कौन सी नई कहानी शुरू हो गई? यानी कि जिस काम में हम सब फेल हो गए, देवी जी कामयाब हो गई? वाह, यही तो कमाल है बेटा। देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तेज है उनके चेहरे पर, एक रूहानी चमक है उनके चेहरे पर। मैं जानता हूं माँ, ये रूहानी चमक जो है ना, आजकल बाजारों में बिकती है मेकअप के फॉर्म में। कैसी बातें करते हो बेटा? देवी जी ने जो हमारे परिवार के बारे में मुझे बताया है, उसे सुनकर मैं दंग रह गई हूँ। माँ मैं जानता हूँ उसने क्या कहा होगा। तुझे कैसे पता क्या कहा? माँ अंदाजा तो लगा सकता हूँ ना। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर सही है तो बोल देना सही है, और अगर गलत तो गलत। देवी जी ने तुमसे कहा होगा कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, और भी बहुत कुछ बुरा बुरा होगा, है ना? और जब तक तुम यज्ञ नहीं कराओगी कोच ठीक होने वाला है नहीं। ये कहा था ना उसने। अरे मेरी प्यारी माँ, ऐसा कुछ होने का चांस ही नहीं है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज इज एब्सोल्युटली स्टेबल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तुम समझते नहीं ऋषभ। ओ माँ, देवी जी कह रही थी बर्बादी का कारण एक औरत है, वो हमें तबाह कर दे, इससे पहले हमें कुछ करना चाहिए। ये वही औरत है जिसने तुम्हारे डैडी को मारा है, जिम्मेदार है उनकी मौत की। दौलत के खातिर जरूर कोई जादू टोना किया उसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में। नहीं माँ, मैं तुम्हारी इन तकियानुसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। और एक बात सुनो माँ, स्वेतलाना चाहे कैसी भी औरत क्यों ना हो, वो डैडी की कातिल नहीं हो सकती। अरे वो तो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, और तुम कह रही हो कि अच्छा, तो तू भी उसकी तरफ हो गया? ऐसा लगता है उसके जादू का असर तुझ पर भी हो गया है। मुझे देवी जी से सलाह लेनी पड़ेगी। मैं जानती थी आज नहीं तो कल ऐसा ही होने वाला है। पहले उसने मुझसे मेरा पति छीना, और अब मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है। मगर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इसके पहले कि वो कुछ करे, खत्म कर दूंगी हमेशा के लिए उसे। हाय डार्लिंग। अरे तुम इस वक्त यहाँ? बाय। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? लेक्चर्स खत्म हो गए ना, चलो घूमने चलते हैं। नहीं, मेरे 2 लेक्चर्स और बाकी है। अरे छोड़ो भी, अब चलो ना मेरे साथ। लेकिन मेरे लेक्चर्स, उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? क्यों डियर? मैं तुम्हारे साथ अपने माशूक के साथ कुछ समय बिताने के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए 2 लेक्चर नहीं छोड़ सकती? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। बहुत सख्त हो गया आजकल, हर वक्त मेरी निगरानी होती है। वो देखो,
अभी भी गाड़ी के साथ ड्राइवर खड़ा है। तुम उस ड्राइवर की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 2 घंटे के बाद मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मम्मी को पता चल गया तो वो तुम। अरे कुछ नहीं होगा। सुनो, तुम जाओ, ड्राइवर को कुछ बहाना बना के 2 घंटे का चक्कर फिट कर लो। और अगर नहीं कर पाई तो? देखो मेरी आंखों में, देखो तुम कर पाओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रितु। रितु, इस वक्त मेरे साथ तुम्हारा होना जरूरी है। इलेक्शन की वजह से इतनी टेंशन हो गई है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे जोश आएगा, दम आएगा। फिर शायद महीनों मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। हो सकता है शायद मैं ना बचूं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं कैसे भी 2 घंटे मैनेज करती हूँ। थैंक यू। तुम एक काम करो, 10 मिनट के बाद मुझे उस दूसरे गेट पर मिलना, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। अगर लेट हो गई तो पापा तो पुलिस भेज देंगे मुझे ढूंढने के लिए। तुम फिक्र मत करो, सिर्फ 2 घंटे चाहिए जाने में। मैं तुम्हारा इंतजार उस गेट के पास करूंगा जो सड़क के साथ है। बाय। ये कहाँ ले आए हो मुझे? क्यों, ये जगह तुम्हें पसंद नहीं आई? ऐसी कोई बात नहीं। क्या हम पिकनिक मनाने आए हैं? हाँ, पिकनिक भी समझ सकती हो, और शिकार भी। शिकार? किसका शिकार? एक हिरनी का। तब तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन हम है कहाँ? ये जगह शहर से बहुत दूर लगती है। अरे बाहर तो आओ। मुझ पर भरोसा करती हो ना, तो सोचो मत। आज का सफर तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये पेड़, इसके पत्ते, ये आसमान का रंग, तुम जिंदगी भर भुलाना चाहोगी तो भुला नहीं पाओगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का दिन और सफर की मंजिल तुम्हारी याददाश्त में अमर बन के बैठ जाएगा। कम। यहाँ? क्यों? अरे यही तो वो बंगला है जिसका मैंने जिक्र किया था। कम। मुझे डर लग रहा है। अरे रितु, मैं जो हूँ, प्लीज कम ना। अरे आओ तो। अरे बैठो। सर, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, ये सही सवाल पूछा तुमने। हम यहाँ कोई जरूरी काम से नहीं आए, बस आपस में एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने आए। प्यार की बातें करने आए, प्यार करने आए। कोई एतराज है तुम्हें? मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्यों? मैं क्या राक्षस नजर आ रहा हूँ तुम्हें, या अजीब सा लग रहा हूँ तुम्हें? हाँ? तुम्हारा बदन इतना ठंडा क्यों? अरे तुम देर कांप क्यों रही हो? घबराओ मत, मैं हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। इससे पहले मैं ऐसे कभी नहीं आई। अगर मम्मी पापा को पता चला तो मैं तो मर जाऊंगी। ये गलत है, मैं जानती हूँ ये गलत है। अरे डियर, एक बात बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? तुम्हारे माता पिता, दूसरे रिश्तेदार, या तुम खुद? डियर, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला तुम्हें करना है। शरीर तुम्हारा है, तो फिर फैसला करने वाले दूसरे कौन होते हैं? तुम अभी बच्ची नहीं रही हो, 18 साल के बालिग हो गई हो, इसलिए खुद फैसला करना सीखो। डरो मत, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। विश्वास करो मेरा, तुम्हें बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। आज का ये मिलन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ऋषभ, गुड मॉर्निंग। अंदर आओ। कॉफी लोगे? नो थैंक यू, मैं जरा जल्दी में हूँ।
कैसे आना हुआ? मैं इस मकान को यानी अपनी जायदाद को ठीक से परखने आया हूं। बहुत ही जल्द इनकम टैक्स के पेपर्स फाइल करने हैं, उसमें सब कुछ बताना पड़ेगा। वैसे मैं कुछ लोग भेज रहा हूं, वो यहां आकर यहां की हर चीज की कीमत का सही अंदाजा लगा लेंगे। यहां कोई भी नहीं आएगा ऋषभ, क्योंकि ये मेरा घर है। और जहां तक टैक्स रिटर्न्स का सवाल है, मैंने सुधाकर से बात कर ली है, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर वही बात। देखो स्वेतलाना, तुम सुधाकर अंकल को ज्यादा परेशान ना करो तो ही बेहतर है। वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है और बहुत से काम है उनको। और इसके अलावा क्या वो तुम्हारे सरपरस्त लगते हैं? नहीं, सरपरस्त नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त। तुम्हारे डैडी के साथ भाइयों से भी ज्यादा गहरा रिश्ता था उनका। हाँ, मैं जानता हूँ रिश्ते के बारे में। तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर तुम तमाम चाबियां मेरे हवाले कर दो तो काम शुरू हो जाए। मैं तुम्हें इस घर की एक भी चाबी नहीं दूंगी ऋषभ, क्योंकि ये मेरा घर है। सिल्वर एस्टेट्स मल्होत्रा की जायदाद है, यानी मेरी। और तुम इस पर गैर कानूनी कब्जा करके बैठी हो। अगर मैं चाहूं तो 2 घंटे में तुम्हें यहां से निकालकर बाहर फेंकवा सकता हूं। किसे धमका रहे हो ऋषभ? अगर तुम ऐसा कर सकते तो कब से कर दिया होता। किसी गलतफहमी में मत रहना। अगर नहीं किया तो ये मेरी कानूनी कमजोरी नहीं, जाती कमजोरी है। जिसे तुम तबाह कर देना चाहते हो, उसके लिए भी जाती कमजोरी रखते हो? ये कमजोरी तुम्हारे लिए नहीं है। मैं 2 मासूम बच्चों को बेघर करके उनकी बद्दुआएं अपने सर पे नहीं लेना चाहता। और अगर तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं होता मुझे, तो कब से निकाल कर बाहर कर दिया होता तुम्हें। तुम कैसे इंसान हो ऋषभ? टहनियों से प्यार करते हो मगर पेड़ को काट डालना चाहते हो। बच्चों की आंखें तरसती रहती है तुम्हारे दीदार के लिए। आखिर क्या हम अपने डिफरेंसेस भूल नहीं सकते और पहले की तरह अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं स्वेतलाना, हम न कभी अच्छे दोस्त थे और न ही बन सकते हैं। बिजनेस में जज्बात की कोई कदर नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। ये जगह मेरे डैडी की थी और उनकी मौत के बाद कानूनी तौर पर मेरी है। और अगर तुम ये सोचती हो कि इस मकान के कागजात किसी फूल के गुलदस्ते में डाल के मैं तुम्हें दान कर दूंगा, तो तुम गलत समझती। ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं दान इंसान से तो क्या, फरिश्तों से भी कभी कबूल नहीं करूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, तो फिर इस मकान को छोड़ क्यों नहीं देती? कर देती अगर तुम्हें जरूरत होती तो, लेकिन तुम्हें रहने के लिए इतना बड़ा मकान है और इस घर को छोड़कर अपनी हवेली में जाकर रहने का फैसला तुम्हारी माँ का अपना फैसला था। और ये फैसला मेरे तुम्हारे डैडी की जिंदगी में आने से बहुत पहले हो चुका था। देखो स्वेतलाना, इन पुरानी बातों से आज के हालात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है ऋषभ। ये बात और है कि तुम इस फर्क को देखना नहीं चाहते हो। किसी इंसान की आत्मा से ये कहना कि शरीर छोड़कर बाहर आ जाओ, उसे मौत की सजा सुनाने जैसा होता है। क्या कह रही हो तुम? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यही तो कह रहे हो तुम। मेरे लिए इस मकान को छोड़ना वैसा ही है जैसे आत्मा के लिए शरीर छोड़ना। मेरी जिंदगी के 10 सालों का एक एक पल इस मकान के कोनों में बसा हुआ है ऋषभ। इस छत के अलावा इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए और कोई छत नहीं है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है स्वेतलाना, और तुम्हारी बदकिस्मती किसी भी हाल में मेरी समस्या नहीं बन सकती। डैडी के जीते जी तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था कि उनके बाद तुम कहां रहोगी। मुझे क्या मालूम था कि नसीब ऐसी बिजली गिराएगा मेरे बच्चों के सर पर। मैं तो यही सोचती थी कि मैं इस मकान में अपने पोती पोतियों के सामने केशव की गोद में अपनी आखिरी सांस लूंगी। मेरी हर मांग, हर जरूरत का जवाब केशव के पास था। मेरा प्रेजेंट उसकी बाहों में, मेरा फ्यूचर उसके दिमाग में। तुम अच्छी तरह जानते हो ऋषभ कि अगर केशव जिंदा होता तो मैं यहीं रहती, इस मकान में। अगर वो जिंदा होते तो क्या होता और क्या नहीं होता महज एक अंदाजा है, हकीकत नहीं। हकीकत तो यह है कि डैडी की वसीयत ऑथेंटिकेट होते ही तुम्हें यह मकान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। डैडी की वसीयत मिल गई है, जानती हो ना? मेरी माँ कल लेकर आ रही है।
हाँ सुना है, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अगर उन्हें इस वसीयत के बारे में मालूम था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है, वो वसीयत नकली है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी मम्मी के पास वसीयत रखी थी तो उनके जिगरी दोस्त सुधाकर को उसके बारे में मालूम कैसे नहीं था? सुधाकर सुधाकर स्वेताना, ये मेरे डैडी की शख्सियत का दूसरा रुख है। शायद ऐसा बहुत कुछ मिले जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। सुधाकर राव मेरे डैडी के जिगरी दोस्त जरूर थे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ होगा जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, समझी? मसलन देविका। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम खुद ही सोच कर देख लो स्वेताना। देविका मिलान में डैडी से मिलने वाली थी, क्या इसका पता सुधाकर अंकल को था? नहीं। कितनी अजीब बात है, तुमसे सच्चे प्यार का दावा करने के बावजूद उन्होंने तुम्हें भी कभी देविका के बारे में कुछ नहीं बताया। यह प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, भरोसा, ये सब एक ढकोसला है। इन चीजों से जिंदगी आसान नहीं हो जाती। और देविका मेरे डैडी से मिलान में क्यों मिली थी, कैसे मिली थी, क्या कोई जानता है? नहीं। और कल आकर अगर वो कुछ कहती भी है तो उसका भरोसा कौन करेगा? कुछ भी हो स्वेतलाना, वसीयत के असली या नकली होने का हम पता लगा ही लेंगे।